स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। आज हम जो है सीडी की ही क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, क्योंकि बीच में जो है हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे और अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मैं अपनी तरफ से पूरा जो है 101% कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्लास जो है रेगुलर की जाए। तो उसी कोशिश में आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास में हमारा रह गया था, मतलब हमने समाजीकरण वाला शुरू किया था चैप्टर, और समाजीकरण में थोड़ा सा पार्ट रह गया था। इसके साथ में अगर कोशिश करेंगे कि आज जो है इमोशनल वाला जो है संवेगात्मक विकास जो है वो हम कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समाजीकरण के मापदंड हमने यहाँ पे देख लिया था। क्या था? सोशल मैच्योरिटी, यानी बच्चा जो है उसका विकास जो है, समाजीकरण का विकास तभी उसमें होगा जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। जब हम कई बार कहते भी हैं कि मतलब इस बच्चे में समझदारी है ही नहीं, इतना भी समझदार नहीं कि इतना। और कई बार हम यूँ भी बोलते हैं कि देखो कितना समझदार हो गया, सब चीज़ें जानने लगा। मतलब बच्चे में वो समझदारी आ जाना जिससे कि वो समाजीकरण जितना भी है, समाज की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने नियम हैं, वो सब चीज़ें वो अपने व्यवहार में डाल सके। तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चे में मैच्योरिटी आ जाना। सामाजिक अनुरूपता, बच्चा जो है समाज के अनुरूप कार्य कर रहा है, या व्यक्ति भी जो है वो समाज के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं, ये भी जरूरी है। हम कई बार कहते हैं कि हमें कितना भी हम परेशान हैं, कुछ भी है, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से, लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि समाज के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। और ये शब्द जो है हमारी तरफ से हमेशा ही रहते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि समाज के अनुसार वो चीज़ है या नहीं। तो हमें अनुरूपता जो है हमारे अंदर ये आनी चाहिए कि समाज, अगर आपका समाजीकरण का विकास होना है उसके साथ में आपका ये अनुरूपता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है समानियोजन। समाजीकरण का सामाजिक समानियोजन, एडजस्टमेंट। कोई भी चीज़ है हमें समानियोजन करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल गर्ल्स भी हैं, विवाह शादी के बाद उन्हें अपना दूसरे घर जाना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर कोई लड़की में समाजीकरण का विकास हुआ ही नहीं है, वह एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही, तो आपने देखा भी होगा कि उसका जो विवाह संबंध है वो बहुत ही कम समय के लिए रह पाता है, टूट भी जाता है। कई बार 1 या 2 महीने से ज़्यादा वो संबंध नहीं चल पाता, नहीं टिक पाता, और चलता भी है तो इस तरह से चलता है कि वो चलने जैसा नहीं होता। तो मतलब हमें समाज का के साथ अगर चलना है तो हमारे अंदर सामाजिक समानियोजन का भी होना जरूरी है। हमें उसके अकॉर्डिंग जो है खुद को समानियोजित करते हुए चलना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पर हमने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात की थी, पर सामाजिक अंतःक्रिया भी 2 तरह की है। एक है संगठनात्मक और एक है विघटनात्मक। तो चेक कर लिया हमने कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, तो पता चले कि आपका क्लास पूरा हमने कर लिया, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं तो और एक्स्ट्रा मेहनत ना हो जाए। सामाजिक अंतःक्रिया 2 प्रकार की होती है, संगठनात्मक और विघटनात्मक। संगठनात्मक तो वो होती है जिसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे कि मेल मिलाप करना, पड़ोसी है, पड़ोसी के पास गए और उसको कुछ ना कुछ बना के दिया है, वो हमारे पास ले आए, कुछ नई चीज़ बनाई, छोले वगैरह, छोले हैं, पनीर वनीर की सब्जी है, इस तरह से मम्मी ने बनाई और पड़ोस में दे आए। पड़ोस वाली आंटी भी कुछ नई चीज़ उन्होंने ट्राई की तो वो हमारे पास ले, ये सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। साथ ही समाज में अगर पड़ोस में कुछ भी ओकेज़न है, कोई आयोजन हो रहा है, तो उसमें अच्छे से भाग लेना, बढ़ चढ़ के भाग लेना, अपनी भागीदारी उसमें दर्ज करवाना, ये सब सारी चीज़ें, जो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सारी किस में आ जाएंगी? संगठनात्मक। संगठनात्मक का मतलब ही है आपस में संगठन बनाकर चलना, मतलब खुद संगठित करके चलना, सारी चीज़ें संगठन बना के खुद को व्यवस्थित करके चलना ही संगठनात्मक कहलाता है। दूसरा है विघटनात्मक। इसमें क्या होता है, कई बार होता है पड़ोसी है, उसने हमारे घर के पास कचरा फेंक दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। या फिर आपका कोई चीज़ है,
मान लो आपके आम का पेड़ लगा हुआ है और पड़ोसी ने क्या किया, आम के पेड़ में से आम तोड़ लिए चोरी से और फटाफट अचार वचार बना लिया। लेकिन पड़ोसी जो है दूसरा जिसके लगा हुआ था आम का पेड़, उसको उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं मिला, उसके सारे आम तो ख़त्म हो गए। अब वो क्या, मतलब वो खुद कुड़ता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, ताने मारता रहेगा, हमारे पास तो आम ही नहीं है, तोड़ के ले जाते हैं, ऐसे चोरी कर लेते हैं, ताना मारना शुरू कर देगा, ये सब चीज़ें जो है विघटनात्मक में आ जाती है। चोरी है, ताना देना, झूठ बोलना, झूठ बोल दिया कि नहीं हमने नहीं चुराया, आप ऐसे कह रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन सब में किस तरह से जो है सामाजिकरण होता है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। जी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको आगे बताएं। तो बच्चे में किस तरह से विकास होता है, जैसे कि शैशवावस्था है। शैशवावस्था हमने बताया था 3 माह का बच्चा जो होता है वो अपनी माता को पहचानने लगता है, माँ को पहचानने लगता है। और साथ ही और ये शैशवावस्था होती कब, ये शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं, शैशवावस्था जन्म से लेके 2 माह की होती है और चाइल्डहुड यानी बचपनावस्था जो है 2 माह से लेके 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर एक बार हम ये यहाँ से हटा देते हैं। एक तो ये है कि बच्चा जो है अपनी माँ को जानने लगता है, बच्चा अपनी माँ को जानने लगता है। दूसरा जो है 5 माह में पापा को और परिवार को जानने लगता है। और हमने ये बात की ही थी कि अब बच्चे की पहली अध्यापिका कौन है, माँ है। बच्चे की पहली पाठशाला क्या होती है, परिवार होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है अब बात कर लेते हैं हम ये, जैसे कि 6 से 7 माह में क्या होता है। 6 से 7 माह में बच्चा बैठना सीखता है, बैठना सीखता है, केवल बैठाया नहीं जाता उसको, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां है वो थोड़ी सी नाजुक होती है। इसके बाद में 8 से 9 माह का बच्चा जो है वो दूसरों के हाव भाव समझने लगता है, हाव भाव समझने लगता है। अभी आपको समझा देंगे कि क्या क्या है ये एग्जाम्पल के साथ साथ। पहले ये फैक्ट जो है आप इनको ध्यान में रखिए, और ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन जो है पेटेंट है ये वाला, तो कि बच्चा सोशल स्माइल कब देता है। 3 माह का बच्चा देता है, क्योंकि उसकी माँ, वो अपनी माँ को तभी पहचानने लगता है, तभी वो एक स्माइल से माँ को देखते ही एक स्माइल से उसके मुख पे, आपने कई बार आपके घर पे भी अगर बच्चे होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। इसके बाद में 9 माह का बच्चा जो है सपोर्ट से बैठना शुरू करता है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, 6 माह के बच्चे को बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो हैं इतनी ज़्यादा जो है मैच्योर नहीं होती, और उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें 6 माह के बच्चे को बिठाना नहीं चाहिए। ये है जरूर कि उसका थोड़ा थोड़ा अन्न खाने का जो है वो शुरू हो जाता है 6 माह में। 5 माह का बच्चा सपोर्ट से बैठ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 1.5 साल के बच्चे का जो सामाजिक दायरा होता है वो काफी विकसित हो जाता है। वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू कर देता है। दायरा विकसित। इसके बाद 2 वर्ष का बच्चा जो है 2 वर्ष के बच्चे में सहयोग की भावना आनी शुरू हो जाती है। सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। तो 3 माह का बच्चा हम जानते हैं कि बच्चे में सोशल स्माइल वगैरह सब चीज़ें माँ को पहचानने लग जाता है। 5 माह का बच्चा परिवार और पापा को जानने लगता है। 6 माह का बच्चा बैठना सीखता है, केवल बैठाते नहीं है, वो धीरे धीरे
मतलब यूँ रोल पोल होना शुरू हो जाता है, बैठने की कोशिश करने लगता है। 8 से 9 माह का बच्चा जो है दूसरों के हाव भाव को देखकर समझने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को खिला रहे हैं, हंसते हुए उसको खिला रहे हैं खूब, तो उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा भी अपने चेहरे पर गुस्सा ला देंगे, एकदम से उसको डांटेंगे, हप ऐसे बोल देंगे, एकदम से वो डर जाएगा। कई बार बच्चा रोने भी लगता है। तो बच्चा क्या है यहाँ पर हाव भाव समझ रहा है, मतलब उसका सोशल और सामाजिकरण हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है 9 माह का बच्चा जो है बैठ पाता है, बिना सहारे के बच्चे को बिठा पाते हैं, बैठ जाता है। उससे पहले जो बच्चा है उसको हल्का हल्का हम जो है थोड़ा सहारा दे के बिठाना शुरू कर देते हैं। और 1.5 साल का जो बच्चा है उसका सामाजिक दायरा विकसित हो जाता है, वो काफ़ी कुछ करने लगता है। परिवार में भी बच्चे होते हैं, जितना ज़्यादा उसका मतलब बच्चे का समाजीकरण भी, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट ज़्यादा तब होता है जब उसका परिवार बड़ा होता है। अगर बहुत सारे लोग उसको मिल रहे हैं तो उस अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें वो सीखता है, इसी तरह से उसका समाजीकरण। तो ये जो चीज़ है बच्चे के परिवार पर भी डिपेंड करती है कि उसका सोशलॉजीकरण है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें परिवार का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि परिवार जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतने ही लोग उसको मिल रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, चाचा चाची, अलग अलग लोग हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। 2 वर्ष के बच्चे में सहयोग की भावना आनी शुरू हो जाती है। बच्चा जो है अपने से छोटे बच्चे या जो भी पास में अपने भैया वगैरह हैं उनका सहयोग करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, और आप साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं ताकि आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर लें। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं, जो PhD वाले भी बच्चे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी क्लास। तो अब है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे का विकास किस तरह से होता है? बच्चा क्या करता है? अनुकरण से सीखता है। अनुकरण हमने पहले भी बात की थी। बच्चा क्या करता है? अनुकरण से सीखता है। बच्चा अनुकरण से सीखता है। बच्चा मतलब माता पिता जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, जिस तरह से घर में बातें करी जा रही है, जो मतलब आप अगर आप बड़ों को आप कह के बुला रहे हैं तो बच्चा भी सबको आप कह के ही बुलाएगा। बच्चा अगर आस पड़ोस में देख रहा है या घर में भी देख रहा है कि उसके बड़े बड़े जो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ये है, उनको देख के ही वो बच्चा सीखता है, उसके अनुसार चलता है। बच्चा का जो ज़्यादा, वैसे हमने देखा, पढ़ा भी है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बच्चे का 50% जो 50% डेवलपमेंट किससे हो जाता है? वंशानुक्रम से हो जाता है। वंशानुक्रम वो तो जन्म से पहले ही हो जाता है। 50% जो डेवलपमेंट है वो वातावरण से होता है। मतलब बच्चे के परिवार में लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से आपस में बोलचाल कर रहे हैं, उन सबको वो एनालिसिस करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद में वो देखता है कि किस तरह से जो है विकास हमें अपना करना है। मतलब बच्चा उसी अकॉर्डिंग बोल रहा है, उसी अकॉर्डिंग बात कर रहा है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसके बाद में है निषेधात्मक कार्य। निषेधात्मक का मतलब निषेधात्मक कार्य करता है बच्चा। इस स्टेज में बच्चा निषेधात्मक कार्य करता है, मतलब जो चीज़ हम मना करते हैं वही चीज़ वो करता है। अगर हम उसको कह रहे हैं आप उधर मत जाइए, उधर कुत्ता है काट जाएगा, या फिर स्विच वगैरह है, छोटे बच्चे होते हैं स्विच में हाथ डाल देते हैं, हम मना करते हैं तो भी वो जानबूझ के डालते हैं। उनको जो चीज़ आप मना करेंगे उसको करते हैं, क्योंकि उनमें क्या रहती है? क्यूरियोसिटी रहती है। वो सोचते हैं मम्मी या पापा ये बड़े जो भी मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें, वो करके देखते हैं। तो क्यूरियोसिटी की वजह से वो जो चीज़ हम मना करते हैं वो चीज़ बच्चे ज़रूर करते हैं। तो इसमें बच्चे का क्या रहता है? निषेधात्मक कार्य रहते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें है आपका मारपीट करते हैं। और ये चीज़ जो है लड़कों में होती है, लड़कियों में नहीं होती। लड़कियां रो धो के आ जाती है, मम्मी से शिकायत कर देती है, ये सब करती है। लड़के मारपीट करते हैं, आक्रामक होते हैं लड़के इस समय।
ये जो कथन है सीवर्स ने भी कहा है। सीवर्स ने क्या कहा है? सीवर्स ने कहा है कि लड़कों में शारीरिक आक्रामकता देखी जाती है और वहीं लड़कियों में मानसिक आक्रामकता देखी जाती है। मतलब बच्चे जो लड़के होते हैं वो शारीरिक रूप से आक्रामक होते हैं। कभी किसी को मार दिया, किसी को बहन है, छोटी बहन है, उसी को मार के आ गए, उसके बाल खींच के आ गए। अब वो तो करके आ गए, सो करके आ गए, बहन क्या करेगी? रोती धोती जाएगी, जब तक भैया को मार नहीं पड़वा देगी, अच्छे से डांट नहीं पड़वा देगी, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। मतलब वो रोती ही जाएगी उस समय तक, जब तक उसको डांट नहीं पड़े अच्छे से, तब तक वो रोती रहेगी। जैसे ही भैया अच्छे से पिट लेगा मम्मी से बहुत बढ़िया से जाके, तब एकदम शांत हो जाएगी। तो दोनों में क्या है, सीवर्स ने कहा है कि लड़के जो है शारीरिक रूप से आक्रामक होते हैं और लड़कियां जो है मानसिक रूप से आक्रामक होती हैं। मतलब आक्रामकता दोनों में होती है, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। नेक्स्ट जो है सहयोग भी करते हैं यहाँ पे ये लोग। सहयोग मतलब भैया हैं, मम्मी डांट रही है, भैया को भी डांट रही है, तो बहन क्या करती है, मतलब कोशिश करती है कि भैया को किस तरह से बचा ले, मम्मी की डांट से बचा ले किसी तरह से। तो यहाँ सहयोग की भावना भी आ जाती है। इसके बाद में ईर्ष्या भी रहती है। ईर्ष्या मतलब भैया को अगर अच्छा कह दिया, शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो उसको यूँ लगता है कि भैया की तारीफ क्यों की, मेरी की तारीफ क्यों नहीं की, उसको ये चीज़ क्यों दिलाई है, मुझे क्यों नहीं दिलाई। तो ईर्ष्या की भावना भी रहती है, सहयोग की भावना। तो ये सब क्या है, अगर आपके घर में इस तरह से व्यवहार हो रहा है बच्चों का, तो आप परेशान ना होएं। आप ये ध्यान रखें, बच्चों का जो है अभी समाजीकरण हो रहा है, बच्चे धीरे धीरे करके जो है समाजीकरण को सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी इसमें आ जाएंगी। किस में आएंगी? पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक की होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष तक। से 12, इसमें क्या रहता है, एक तो बच्चे में सहयोग की भावना तो रहती ही है, सहयोग और ग्रुप की भावना रहती है। हमने बात की थी कि गैंग एज कौन सी होती है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो है गैंग एज होती है। इससे पहले वाली जो अवस्था है वो प्री गैंग होती है। ये क्या होती है? गैंग यानी समूह भावना, मित्रता, प्रतियोगिता और क्या रहता है? लिंग भेद, लिंग विरोध रहता है इसमें। तो इसमें क्या है? सहयोग। उत्तर बाल्यावस्था में सहयोग की भावना रहती है, जो कि पहले वाली अवस्था में डेवलप हो ही चुकी थी घर के अंदर। तो अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने समूह के साथ भी सहयोग करना, ये करना, सब चीज़ें वो करता है। अपने भाई है नहीं, अपना जो मित्र है, स्कूल क्लासमेट है, तो उसके लिए भी उसके मन में रहता है कि मम्मी आप अच्छी अच्छी चीज़ बना दो, 2-4 टिफ़िन और एक्स्ट्रा रख दो, मैं अपने दोस्त को ये खिला दूँ, ये कर दूँ। मतलब मम्मी से जिद करते हैं। इस समय देखा होगा आपने भी अपने घर में भी कि बच्चे कहते हैं मम्मी आप ये वाली डिश बनाओ, ये मेरे फ्रेंड को बहुत पसंद है आपके हाथ की। तो ये चीज़ें जो है बच्चों में देखी जाती है। बच्चे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल है उसका समूह जो है उसके लिए सहयोग की भावना उसमें रहती है। समूह भावना तो रहती ही है। इसके बाद में मित्रता, बच्चे अपने मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो उसका दायरा परिवार तक ही था सीमित, अब जो है उसका दायरा धीरे धीरे करके, क्योंकि वो स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल एज भी होती है ये, स्कूल जाने लग जाता है, तो स्कूल के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब उसके साथ खेलना करना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मित्रता रहती ही है।
प्रतियोगिता की भावना बच्चे में रहती है, खेल कूद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई दोस्त फर्स्ट आ गया तो उसके मन में रहती है ये फर्स्ट कैसे आ गया, मैं भी फर्स्ट होके दिखाऊंगा। तो मतलब बच्चे जो है ग्रुप में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, इसीलिए ग्रुप स्टडी जो है कहा जाता है कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों में एक प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। वो सोचता है कि इसने इतना अच्छा किया, इसकी इतनी अच्छी राइटिंग है, मैं भी इतना अच्छा करके दिखाऊं, टीचर मेरी भी तारीफ करेगी, ये सब चीज़ें बच्चों में रहती है। लिंग भेद, इसमें क्या है, लड़का लड़के को पसंद करता है और लड़की लड़की को पसंद करती है। इसके विपरीत जो है किशोरावस्था में क्या रहता है, मतलब लड़का लड़की को और लड़की लड़के को की और आकर्षित होती है। तो ये जो है मतलब अवस्थाओं का खेल है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है, ये बच्चे का क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और चलिए अब आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर। ये थोड़ा ही टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान बहुत हो चुका है। मैं कोशिश करूंगी आप बिल्कुल भी क्लास डिस्टर्ब ना हो। किशोरावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है, 12 तक तो हमारी क्या है, बचपनावस्था, मतलब बाल्यावस्था चल रही है। अब 13 से लेके 21 वर्ष की अवस्था जो है किशोरावस्था की होती है। आपको ये तो पता ही है कि किशोरावस्था जो है तूफान और तनाव की अवस्था है। मतलब किशोरावस्था एक बुक भी लिखी गई है, उसमें कहा गया है ये चीज़, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसमें भी वही है, समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं बच्चे, समूह का हिस्सा, लिंग भेद वही है, लड़का लड़की को लड़की लड़के को की ओर आकर्षित होती है। समूह भावना तो रहती ही है इसमें, क्योंकि इस समय बच्चा जो है परिवार से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हैं, दोस्त फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ जो रहना ज़्यादा पसंद करता है। आपने देखा भी होगा बच्चे जो है इस एज के बच्चे अपने मम्मी पापा से बात कम करते हैं, अपने दोस्तों वगैरह से अपनी बातों को ज़्यादा शेयर करते हैं। और प्रभुत्व की भावना, प्रभुत्व की भावना यानी सत्ता वाली भावना, जो बच्चे कुछ बच्चों में होता है कि हम सत्तावादी है, हम मतलब किसी की कोई प्रॉब्लम है क्लास में मान लीजिए, तो उनमें से कोई जिसमें भावना है ये, तो क्या करेगा, एकदम से जाके वो पहले सबसे पहले आगे से आगे रहता है कि हाँ मैं जाके बोल के आऊँगा। घर में भी बड़ा भाई है, छोटे भाई बहन है, कह रहे हैं कि भैया पिक्चर देखनी है हमें, तो आप ही बात करो पापा से या मम्मी से, तो वो जाके बोल के भी आता है कि हाँ मैं बोल के आता हूँ कि भाई हमें पिक्चर देखनी है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बच्चा एक किसी बच्चे इस एज के बच्चों में प्रभुत्व की सत्ता की भावना रहती है। वो क्या करते हैं, खुद से उस काम को करते हैं, कुछ भी है आगे से आगे बढ़कर उस काम को करने की कोशिश करते हैं, उसका चाहे परिणाम गलत निकले या सही निकले, वो उस काम को करते हैं। बच्चा जो है पापा को बोल के आया पिक्चर देखना है, और पापा ने एक लगाया चाटा और बोला कि आप सोच के तो बोला करो आपके नंबर कितने कम आए हैं और आप कह रहे हो कि पिक्चर देखना है, चुपचाप जाओ और पढ़ाई करो। पिट के आ गया बच्चा, लेकिन फिर भी अपने भाई बहनों के सामने ऐसे व्यक्त करेगा कि नहीं पापा मान गए लेकिन बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। मतलब बच्चा इसी तरह का बिहेव जो है करता है कि उसमें प्रभुत्व की भावना रहती है। ये तो हो गया। अब जो है प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिकरण को, एक तो वातावरण है ही, जो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का विकास जो है वातावरण के अकॉर्डिंग होता है। लिंग, और क्या है, वंशानुक्रम कैसे है। अब भाई बच्चों का, अब आप ये सोचेंगे ये कैसे, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो आपको ये भी बता देते हैं लगे हाथ। अब देखिए दो तरह के, दो नेचर के लोग होते हैं। एक तो होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मतलब ये क्या रहता है, आपका वंश से, मतलब वंशानुक्रम से ही इनका हो के आता है। ऐसा नहीं कि बच्चा आया है दुनिया में
वातावरण के का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर जो नेचर होता है वो वैसा ही होता है, जैसा वंशानुक्रम में एक बार पड़ गया वो ही रहता है। तो अंतर्मुखी लोग वो होते हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं, उनमें बोलने की कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल ही कम बोलते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, मतलब हम कहते भी हैं कई बार कि वो कितना अच्छे से बोलते हैं, कितना उनको बात करना कितना अच्छे से आता है। और किसी दुकानदार के लिए हम कहते हैं अरे उसके पास तो जाने से भी डर लगता है, वो बोलता किस तरह से, कितना अकड़ू है, कैसे बोलता है। तो ये चीज़ें हम कहते हैं, हमने देखी भी है। मतलब आप अगर अपने आसपास अपने पड़ोस में ये देखेंगे तो आप जानेंगे कि सच में होता भी है। अंतर्मुखी ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नहीं बोलते, अपने आप में ही रहते हैं, शांत रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल कम बोलने वाले लोग हैं, बिल्कुल लोगों से मिक्सअप नहीं होते, मेल जोल नहीं करते, आपस में बात नहीं कर पाते, सहयोग की भावना नहीं होती इनमें। बहिर्मुखी लोग वो होते हैं जो कि आगे से आगे बढ़कर हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, बात करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारा जो सामाजिकरण है उसको प्रभावित करती है। तो ये वाला टॉपिक आपका सामाजिकरण वाला फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास की तरफ। संवेगात्मक, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम पीछे हो चुके हैं तो हमें थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना जरूरी है। बात करते हैं संवेगात्मक विकास की तरफ। संवेगात्मक विकास की जब भी हम बात करते हैं उसमें आपका वाटसन जो है वो हमेशा ही आपके आता है, जिसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में नाम चॉम्स्की का नाम रहता है। वहाँ पर नाम चॉम्स्की जो है अच्छे रूप में, मतलब उनका जो है अच्छा रहा है, उस वजह से उनका नाम जाना जाता है। यहाँ वाटसन का जो नाम है वो आलोचनात्मक रूप में देखा जाता है, मतलब इन्होंने कुछ अपने ऐसे थॉट दिए हैं जिनके कारण इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की तरफ। संवेग होते क्या है, जैसे कि इमोशन, कई बार कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल का मतलब ये होता है कि तुरंत जो हमारे समय किसी भी बात को सुन के, कोई सिचुएशन है उसकी वजह से हमारे संवेग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर कोई अच्छी बात हमने सुन ली तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कोई बुरी बात सुनी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने देखा भी होगा अपने घर में भी, अगर टीवी में भी हम कोई ऐसा सीन देख रहे हैं रुलाने वाला या कुछ भी, तो मेरे सच में बहुत ज़बरदस्त आंसू आना शुरू हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाती हूँ मैं भी। तो ये क्या है, इमोशनल आपका डेवलपमेंट होता है ये एक तरह का। तो ये जो है बच्चे का शुरू से स्टार्ट हो जाता है। वाटसन ने तो कहा है कि बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का रोना जो है वो संवेगात्मक विकास की तरफ इशारा करता है, जबकि जो कुछ दूसरे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे का रोना जो कई कारणों से हो सकता है, उसको भूख लग रही है या किसी भी रीजन से हो सकता है। तो यहाँ पर वाटसन की जो है काफ़ी आलोचना की गई है। खैर इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। संवेगात्मक विकास को लैटिन भाषा का शब्द है इमोवर। इमोवर का मतलब जो होता है मूव करना या हिला देना। संवेग हमें अंदर से हिला देते हैं, दुखी है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं हम, एकदम कई बार तो बैठ भी जाते हैं, खड़े खड़े बैठ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कई बार। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो संवेग जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते ही हैं। कोई अच्छी चीज़ है, खुशी है, हंसना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में दुखी है, रोना है, ये सब चीज़ें नेगेटिव में आ जाएंगी। हमारा गुस्सा भी इसमें आ जाएगा। ये सब चीज़ें क्या आएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। किसी की तारीफ कर दी हमने, कोई हमारी तारीफ कर दे, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जानी है, चिंता है, किसी चीज़ के बारे में एकदम से चिंतित हो जाना, ये सब चीज़ें।
तो समय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। सुखी दुखी होना, प्यार है, सहयोग है, मतलब प्यार है, सहयोग है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेगेटिव में क्या आएगा आपका, दुखी होना, गुस्सा, चिंता, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और संवेग जो है इनसे क्या क्या जो है, इनकी विशेषताएं क्या है। तो संवेग जो है बाहरी उद्दीपक के कारण, बाहरी और आंतरिक उद्दीपक के कारण जो है डेवलप हो जाते हैं। बाहरी उद्दीपक का मतलब होता है, मान लीजिए आपको मम्मी ने किसी बात पे, जैसे आपने, बच्चों के कमरे अलग अलग होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना कमरा पूरा बिखेर देते हैं, और मम्मी बहुत जोर से डांट दी कि आप ये क्या तरीका है, इतने बड़े हो गए हो, तुमको अपना कमरा भी अच्छे से संभालना नहीं आता, सब चीज़ें इधर उधर बिखेर रखी है, बहुत बुरी तरह से। मैं तो आपको हल्के में बता रही हूँ, मम्मी ने खूब तेज आवाज़ में अच्छे से डांट दिया। तो क्या हुआ, बच्चे को एकदम से गुस्सा आ गया। अब वो क्या करा, उसने गुस्से गुस्से में सारा काम करके आ गया। वो फटाफट सारे कपड़े समेट आया, सारा मतलब जितना उस मम्मी ने बोला उसका डबल काम करके आ गया। तो ये क्या हुआ, बाहरी उद्दीपक है। बच्चे को जब डांट पड़ी तो उसको एकदम से गुस्सा आया, उसमें जोश आया, और उसने फटाफट से सारा काम फिनिश करके दिखा दिया। तो ये एक तरह से अच्छा भी होता है। कैसे कि बच्चा, मतलब बच्चा है, हम भी बड़े भी हैं, उनमें इस तरह से हम, जब हमारे को ठेस लगती है किसी चीज़ की, तो हम क्या है, गुस्से में हमारे अंदर इतना ज़्यादा जोश आ जाता है कि हम मतलब बाद में जब हम सोचते हैं गुस्सा शांत होने के बाद, तो हमें लगता है ले हमने इतना सारा काम कैसे कर लिया। अभी ये कई बार हमें लगा होगा, आपने खुद भी अंदर से महसूस किया होगा ये चीज़। एक पिक्चर भी थी आपकी, जो थी, क्या था नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो होती है, मतलब उसकी शादी होने वाली थी, आईएएस बनने वाली होती, बन जाती आईएएस। लड़का जो है, छोटी सी नौकरी होती है उसकी गवर्नमेंट में, तो फिर वो उससे शादी करना मना कर देती है। उसको ठेस लगती है लड़के को, तो वो क्या करता है, फिर आईएएस बन, उससे बड़े पद पर जाकर दिखाता है। तो ये संवेग जो है अच्छे रूप में भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, हमारे विकास में भी इम्पोर्टेंट जो रहते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं, तो नेगेटिव रूप में भी कई बार करवा देते हैं गलत काम। किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, तो कई बार बच्चे जो है गुस्से में उसको मार दिया, चाकू उसके कर दिया। ये सब चीज़ें भी इसमें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष इसमें देखे जाते हैं। बाहरी उद्दीपक आप समझ ही गए। बाहरी उद्दीपक, किसी ने किसी को डांटा, एकदम से उसमें जोश आया, उसने फटाफट फटाफट वो सारा काम कर डाला। विकट से विकट परिस्थिति में भी काम करने की क्षमता, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसको पता चला, उसको ठेस पहुंची, किसी, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बहुत बुरी तरह से डांट दिया, खतरनाक तरीके से, आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप तो इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक तरीके से बोल दिया, तो वो क्या करेंगे, एकदम विकट परिस्थिति हो गई तो क्या होगा, वो और अच्छा करके दिखाएगा, बल्कि वो सोचेगा कि अब इससे बड़ा करके दिखाऊं, बड़ा ऑफिसर बन के इनको दिखाऊं और बताऊं कि देखो ये मैं हूँ, आपने मुझे ये कहा और मैं अभी इस जो है सिचुएशन में हूँ, अब मैं बड़ा, मतलब मुझ में कुछ है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क का प्रभावित होना। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। हम देखते हैं, आपको दिख तो रहा है ना, पहले एक मिनट, ये थोड़ा सा कैमरे का फोकस, जो लिखा है तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित होना, एक बार ऊपर ही लिख देते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क प्रभावित होना। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क वगैरह इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कोई अगर किसी को डांट दे बुरी तरह से, तो क्या होगा, हमारा खुद का जो नर्वस सिस्टम है, एकदम से कई बार हम कांपने भी लगते हैं गुस्से में। आपने नोटिस किया होगा, किसी को गुस्से में आप देखिएगा, मम्मी वगैरह को, तो एकदम से कांपने लगते हैं, वो उनके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार जो है बहुत कमज़ोर हृदय के लोग होते हैं, उनको तो कई बार गुस्से में हार्ट अटैक भी आ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बाहरी रूप से हमको शो होती है। आंतरिक रूप से
मतलब हमारे बाहरी रूप से तो हम गुस्से में हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये गुस्से में है? आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, आपकी आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। या देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है भाव फेस पर शो होगा आपका, आप गुस्से में हैं, खुश हैं, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। आप आवाज़ जो चेंज हो जाएगी, बच्चे से बात कर रहे हैं खुशी में तो आपकी आवाज़ उससे अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो अब जो है एक तो हमने यही देख लिया है, और एक जो है ये क्या होते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों चीजें शो होती है। एक तो बाहरी मतलब हमारे फेस पे शो, प्रकटीकरण किस तरह से होगा, बाहरी रूप से, जैसे कि चेहरे का हाव भाव है, चेहरे का हाव भाव, हाव भाव, आवाज, और क्या आ जाएगा आपका, आंखें लाल, बहुत ज्यादा गुस्से में है तो आंखें भी आपकी लाल हो गई, शरीर का कांपना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि शरीर भी कई बार कांपने लग जाता है गुस्से में, आंतरिक यानी इंटरनल बीपी का बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ना। इसलिए गुस्सा अच्छा नहीं होता है। क्या होता है, गुस्सा अच्छा नहीं होता है। कई बार हम हार्ट रेट है, ये सब चीज़ें इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा क्या करता है, खुद का नुकसान ज़्यादा करता है, दूसरे का तो कुछ नहीं, दूसरे ने तो सुना ठीक है हो गया बस, लेकिन हमारा खुद का जो है ज़्यादा इससे नुकसान होता है। अंदर से जो है हम पूरा हिल जाते हैं कई बार तो गुस्से में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा नहीं किया जाए, लेकिन मानव शरीर है, गुस्सा आ ही जाता है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत क्या है, पहला जो स्पिटिज ने दिया है, वॉटसन ने कहा है कि जन्म से ही बच्चे में क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे संवेग जो हैं, भय विकसित हो जाते हैं। इन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी किया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और स्पिटिज जो है, स्पिटिज तो इन्होंने इस बात का खंडन करते हुए, जैसे कि वाटसन ने कहा कि बच्चे में जन्म के समय से ही क्रोध है, ईर्ष्या, ये सब। स्पिटिज ने कहा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो खामोश होता है। कुछ हद तक जो है इनकी बातें भी थोड़ी हल्की है, ठीक नहीं है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है, उसे रुलाना तो पड़ता ही है ताकि उसके फेफड़े जो है खुल सके, उसकी श्वसन क्रिया स्टार्ट हो सके। वाटसन ने कहा है कि जन्म से ही बच्चे में क्रोध है, ईर्ष्या, ये सब डेवलप हो जाती है। इसका किस तरह से इन्होंने बताया, तो इन्होंने कहा है कि जन्म से ही बच्चे में ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है। बच्चे के सामने अगर उन्होंने बोला है कि अगर कोई चीज़ हमने गिरा दी, एकदम से डर के वो बैठ क्या जाता है, मतलब वो बच्चा एकदम से चौंक जाता है। वो चीज़ है, बच्चा रो रहा है तो उसके गुस्से की वजह से, कि माँ ने अगर बीच में स्तनपान कराते समय एकदम से छुड़वा दिया तो बच्चा रोने लग जाता है। जबकि और वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने कहा है कि इस बात का खंडन किया और बोला है कि बच्चे के रोने के जो हैं कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चे के रोने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। बहुउद्देशीय है, बच्चे का रोना क्या है, बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय। और ये सही भी है, बच्चा क्यों रो रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। भूख के कारण भी रो सकता है, बच्चा गीला हो गया अगर तो वो भी उस वजह से भी, कोई चीज़ उसको चुभ रही है तो वो उस वजह से भी रोता है। बताइए वाटसन ने क्रोध वाला है,
क्रोध है, ईर्ष्या, भय वाला हमने बता दिया। कोई चीज़ उसके सामने एकदम से गिरी और वो डर गया, क्रोध उसको एकदम से माँ ने स्तनपान छुड़वा दिया तो उसको क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगा। ईर्ष्या बच्चे के सामने अगर आपने किसी दूसरे बच्चे को ले लिया गोद में तो उसमें मन रहता है कि मतलब उसके मन में ईर्ष्या आ जाए तो रो कर अपने जो है संवेग शो करने लग जाता है, आप इसको उतारो और मुझे गोद में ले लो। और प्रेम, इन्होंने वॉटसन ने कहा है कि प्रेम का भी इसमें संवेग आ जाता है। बच्चा जो है हम उसको प्यार से गुदगुदाते हैं, प्यार से उसके करते तो वो एकदम से उसमें प्रेम के संवेग भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए जो है वॉटसन की कई बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। और ये आपके जो है जो आपका व्यवहारिक जीवन है उसमें भी आपके ये चीज़ें काम आती हैं। संवेगों को आप नियंत्रित कैसे करें, ये चीज़ है। नियंत्रित करने का तरीका क्या है? संवेग नियंत्रित करना। अगर आप होम साइंस का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो ये व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो कि आपको अपने व्यवहारिक जीवन में डालनी चाहिए ताकि कई चीज़ें इससे जो है हमारी बच सकती है। दमन, दूसरा आपका पहला है तरीका दमन, दूसरा है शोधन, इसके बाद में है आपका अध्यायावस्था, और है समवेगात्मक रेचन, शारीरिक रेचन, मानसिक, और एक है स्वतंत्रता है दमन। दमन में क्या मतलब संवेग को मन से निकालने की कोशिश करना। ये चीज़ जैसे बच्चा है, बच्चा तो गुस्से में आया, उसको डांट पड़ी है टीचर से बहुत ज़्यादा, तो क्या रहता है बच्चा बहुत गुस्से में आ गया, रोता रोता आया, मम्मी मुझे टीचर ने इस तरह से बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पे माता पिता जो है ये काम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अगर गुस्से में आया है तो आप उसका मन को डाइवर्ट करेंगे, उसको दूसरी चीज़ें बताएंगे, उसको बताएंगे बेटा देखो आज ये हुआ, घर की कोई घटना ही बता दी, छोटा भाई है उसकी कोई बात बता दी कि भाई आज देखो इसने चिंकू ने इस तरह से किया, ये चीज़ उठाई यहाँ पे रख दी, कोई चीज़ जो है इस तरह से वो गिर गया, ये चीज़ें, तो वो चीज़ उसका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट होके अब वो वहाँ पे आ जाएगा और धीरे 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 वो अपना जो है क्रोधी जो नेचर उसका संवेग आ चुका है वो उसका समाप्त हो जाएगा और वो उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। दमन कर देना, उस संवेग को हटाने के लिए दूसरी जगह पे अपने को खुद को डाइवर्ट कर देना। आपको भी अगर गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, कई बार हम करते भी हैं, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को डांटने किसी से बात करने की बजाय उसको भी उल्टा सीधा बोले, इससे अच्छा हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो वो क्या होता है उस संवेग जो संवेग है उसका दमन हो जाता है। शोधन, इसमें एक संवेग जो है एक संवेग को दूसरे में चेंज कर देना, एक संवेग को दूसरे में चेंज कर देना। जैसे कोई नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग में आया, नेगेटिव थॉट, तो आप उसको पॉजिटिव उसमें चले गए कि हाँ भैया उसके बारे में किसी ने कुछ डांट दिया तो आप क्या उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगे, मम्मी ने ही डांट दिया, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, आप उसको पॉजिटिव वे में ले कि भाई कोई बात नहीं, मम्मी है, दिन भर काम करती हैं, कुछ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, अब कोई नहीं, हमारे लिए अच्छा अच्छा भी तो करती है मम्मी, ये लेके आती है, करती है, ये सब चीज़ें अगर आप सोचें तो आपका जो संवेग जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। दूसरा है अध्यायावस्था। अध्यायावस्था खराब लग रही है तो वहाँ से खुद को हटाकर दूसरे कार्य में लगा देना,
नेक्स्ट है संवेगात्मक रेचन, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में। संवेगात्मक रेचन यानी अपना रचनात्मक है, सांस्कृतिक है, उस रूप से आप अपने संवेगों को शो कर रहे हैं। जैसे कि किसी को गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है बैठ के, तो उसका वो संवेग खत्म हो जाता है। सांस्कृतिक में वही डांस वगैरह करके, गाना गा के हम अपने संवेगों को खत्म कर सकते हैं। शारीरिक रेचन, शारीरिक रेचन यानी आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने जो गुस्से को है वो आप खेल में हैं, दूसरे काम में लगा के उसको शो कर रहे हैं। और इसके बाद में है मानसिक मानसिक रेचन, मतलब अपने संवेगों को पॉजिटिव उसमें ले आना, दृष्टिकोण चेंज कर देना अपना। आपका अगर किसी के बारे में उल्टा है कि ये इस तरह से बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके बारे में उसकी पॉजिटिव चीज़ों को सोचना कि उसने अच्छा भी तो किया है, तो ये चीज़ देख के आप उसको चेंज कर सकते हैं। मानसिक रेचन है। शारीरिक रेचन में आप अपने गतिविधियाँ चेंज कर दें, और गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, दुखी हैं, तो आप दूसरे कामों में लग जाए, तो आपका वो समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है ये, और ये क्या है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और एक जो है आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या है, जो भी है, कुछ ना देखें, चुपचाप जितना भी गुस्सा है सामने वाले को बोल दिया, कर दिया, और आपका समय शांत हो जाएगा। अभी इसमें हमने ये नहीं देखा कि वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, नहीं, कुछ भी नहीं सोचा हमने, सीधा उसको बोल दिया जाके कि हमें ये चीज़ गलत लगी, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, समय को हम दबा के रखते हैं। इसमें ये जो मतलब ये इसका जो दृष्टिकोण है वो आपको मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का विचार नहीं है। मतलब हम अगर समय को दबा के रखते हैं तो वो कई बार दब जाते हैं, वो फिर निकल के उभर के आ नहीं पाते, वो वहीं रह जाते हैं। तो फिर अपना समय, अपना क्रोध है तो दूसरे के सामने प्रदर्शित कर दो। अब क्या उसका परिणाम होगा वो आपको गुस्से के बाद ही पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें। आज तो हमने 2 टॉपिक जो है फिनिश कर लिए। पिछला जो टॉपिक था वो भी फिनिश हो गया आपका, समाजीकरण का, और संवेगात्मक विकास वो भी आपका कंप्लीट हो गया। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर नेट में जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। सामाजिक रेचन है, वो सब चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन जरूर करते जाइए और साथ में रिवाइज जरूर कीजिए। और आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपने ये क्लास अच्छे से एंजॉय भी की होगी और अच्छे से इसको नोट डाउन भी किया होगा। कल की क्लास में हम जो है अब मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपके साथ जो है क्लासेस जो शेयर की जाए, ताकि जो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। हाँ, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको बता दूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लासें रेगुलर दी जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, मांसपेशियों का विकास किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।